मेरा दिल करता था कि मैं अपनी जान ले लूं या फिर अपने शोहर को जान से मार दूं। जो अज़ियत इसने मुझे दी थी, अब मैं पागल हो चुकी थी। मेरा शोहर मेरी समझ से बाहर था। इसके दिमाग में क्या चल रहा था? अगर ये बात मुझे पहले समझ आ जाती तो शायद आज मेरी ज़हनी हालत ऐसी ना होती। मुझसे पहली नज़र की मोहब्बत का दावेदार मेरा करोड़पति शोहर मुझ पर लाखों खर्च करने वाला घर में मुझसे जानवरों की तरह काम करवाता था और कहता था कि ये इसकी मोहब्बत है। ऐसी अनोखी मोहब्बत मैंने कहीं नहीं देखी थी। ना सिर्फ काम बल्कि रोज़ एक नया फैंसी जोड़ा पहनाना, फिर इस जोड़े का घर से गायब हो जाना। ये सब कुछ मेरी समझ में तब आया जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। सब कुछ ख़त्म हो चुका था। कौन कह सकता था कि बाज़ाहिर ऐसा सुलझा हुआ नौजवान अंदर से इतना घटिया और अजीब सा होगा, जिसका मोहरा मैं बन चुकी थी और मुझे खबर ही ना हुई इस करोड़ों की जायदाद के पीछे मुझ जैसी आम सी देहाती लड़की का हाथ होगा। ये बात मुझे खुद ही मालूम नहीं थी। मेरा नाम गुलनाज है और मेरी उम्र लगभग 18 साल के करीब है। मेरे घर में एक मैं और एक मेरे अब्बा अम्मा के अलावा मेरा एक छोटा भाई था। हम गांव के सादा इंसान थे। अब्बा किसान था, हमारी अपनी ज़मीन थी जिस पर वो काश्तकारी करता और हमारा गुजर बसर हो जाता। मैंने कोई ख्वाब वगैरह देखने की आदत ना डाली थी क्योंकि मैं वाकिफ़ थी कि हमारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। लेकिन मैं इस बात से बेखबर थी कि मेरी ज़िंदगी में वो होने वाला है जिसका मैंने ख्वाब देखना तो दूर कभी सोचा भी ना था। आम दिनों की तरह आज भी मैं ज़मीन से ताज़ा सब्ज़ी लेने के लिए घर से निकली थी जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मेरे पास से गुजरी और थोड़ी दूर जाकर रुक गई। मैं चुप करके आगे बढ़ गई थी जब एक नौजवान मेरे पास आया। इसे देखते ही मैंने फौरन अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढांप रखा था, लेकिन शायद वो देखने में कामयाब हो गया था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती, वो अचानक मेरे सामने आया और माजरत करने लगा कि इसकी तेज़ रफ्तारी की वजह से मुझ पर धूल मिट्टी उड़ी है। मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, साहब, हम गांव वाले हैं और हमारी रगों में खून के साथ ये मिट्टी भी दौड़ती है। हमारा तो काम ही ऐसा है। आप फिक्र ना करो, मुझे बुरा नहीं लगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ती, एक बार फिर वो मेरी तरफ देखने लगा और फिर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए आगे निकल गया। मैं तो हैरान थी कि अजीब इंसान था। माफ़ी मांगने आया था और मुझे ही शुक्रिया कह के चला गया। मैंने इसकी बातों पर ध्यान न दिया और जाकर सब्जी ली और फिर घर आ गई। लेकिन आते हुए आस पड़ोस के सभी लोग मुझे काफ़ी हैरत से देख रहे थे। न जाने कौन सी खबर इनको मिल गई थी जिसको ये सब मिर्च मसाला लगाकर बयान करने वाले थे और मुझे क्यों इस तरह देख रहे थे। मैं इन्हीं सोचों में घर में दाखिल हुई तो घर का अजीब सा माहौल था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अम्मा अब्बा एक कोने में सर जोड़े बैठे हुए थे और ऐसा तब ही होता था जब इनको कोई बहुत अहम बातचीत करना होती थी। मैंने भाई की तरफ हैरानगी से देखकर वजह पूछना चाही तो इसने खामोशी का इजहार किया। मैं भी खामोशी से बावर्ची खाने में आते ही रात के खाने की तैयारी करने लगी। अब इन सब के दरमियान जो भी खिचड़ी पक रही थी वो तो सामने आ ही जानी थी। जैसे ही मैं काम से फारिग हुई, अम्मा ने इशारे से मुझे अपने कमरे में आने का कहा, जहां अब्बा पहले से ही मौजूद था। मुझे देखते ही अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बाहर चला गया। मैं हैरान परेशान अम्मा के बोलने का इंतज़ार करने लगी कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है जो सुबह से सब लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। अम्मा, क्या बात है? और फिर अम्मा कहने लगी, तेरी शादी की उम्र हो गई है। देख लाडो, जब तेरी उम्र से भी मेरी उम्र कम थी तब मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन तू माशाल्लाह से 18 साल की हो गई है। अल्लाह की करनी देख के हम तेरी वजह से परेशान रहते थे कि इसका क्या होगा, और आज तो तेरी किस्मत ही खुल गई। अम्मा जो बोले जा रही थी वो मेरी समझ से बाहर था। अम्मा, क्यों पहेलियां बजवा रही हो? बता भी दे, हुआ क्या है? अम्मा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली कि तेरे लिए रिश्ता आया है। अम्मा, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? मैं अपने घर को छोड़कर इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती। इसलिए अम्मा को कह दिया, देख गुलनाज, अभी तू नहीं जानती कि ये रिश्ता किसका आया है, इसलिए ऐसा बोल रही है। लड़का बहुत अमीर है, शहर में रहता है, तेरे अब्बा के जिगरी दोस्त अनवर का जानने वाला है। इसने हमें लड़के की गारंटी दी है। इस लड़के को गांव की सादा सी लड़की से शादी करनी थी, है वो भी कंवारा। वो तो बस ऐसे ही आया हुआ था, लेकिन इसकी कहीं तुझ पर नज़र पड़ गई।
तो तुझे पसंद कर लिया, इसलिए अनवर के साथ हमारे घर आ गया। देख तू हाँ कर दे, क्योंकि तेरा अब्बा और मुझे लड़का बहुत पसंद है। अनवर ने हमें मुतमिन कर दिया है। फिर नाना करने के बावजूद भी अगले रोज़ शाम को मुझे उस शहरी बाबू के निकाह में दे दिया गया। निकाह के वक्त पता लगा कि इसका नाम अदनान है। निकाह के साथ ही रुखसती भी कर दी गई। मेरे शोहर का कहना था कि इसे जहेज में कुछ नहीं चाहिए, अच्छी बीवी मिल गई है, इतना ही काफ़ी है। मुझे इसकी बात पर ज़रा भी एतबार ना आया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अगले रोज़ ही मुझे अपने साथ ले आए थे। लेकिन ये क्या, इसका घर तो वाकई कोई महल ही लगा था। इतनी बड़ी कोठी थी, लेकिन वो तो मेरे शोहर ने मुझे घर देखने ना दिया। उन्होंने कहा कि अब ये तो तुम्हारा ही घर है, आराम से देख लेना। मुझे कमरे में ले आया और बेड पर बैठाते ही मुझे इंतज़ार करने का कहा। थोड़ी देर बाद कमरे में आया तो इसके हाथ में एक नया जोड़ा था। इसके हाथ में एक दूध का गिलास भी था। इसने वो फैंसी जोड़ा मुझे पहनने के लिए दिया और दूध पीने का कहा। जब मैंने दूध पिया तो इसमें से बहुत तेज़ खुशबू आ रही थी। जब पिया तो किसी फ्रूट का जायका महसूस हुआ। खैर, मैंने सारा दूध पी लिया। इसके बाद अगली सुबह जब मैं उठी तो शोहर ने पहले ही एक और नया सूट निकाल के रखा था। मुझे कहा कि अपना जोड़ा तब्दील कर लो। मैंने खामोशी से जोड़ा लिया और पहनने चली गई। जब वापस आई तो शोहर ने नाश्ता बनाने का कहा। मैं कमरे से बाहर आ गई, लेकिन मैंने घर नहीं देखा था, इसलिए शोहर से बावर्ची खाने का पूछने दोबारा कमरे में आई। देखा तो वो कोई चीज़ एक शापर में डाल रहा था। मुझे देखते ही घबरा गया और जल्दी से शापर बिस्तर पर रखते ही मेरे पास आया। क्या हुआ है? मैंने तो तुम्हें नाश्ता बनाने के लिए भेजा था। वो इतने प्यार से बोला कि मुझे समझ ही ना आया कि मैं कैसे पूछूं कि बावर्ची खाना कहाँ है। वो दरअसल मुझे नहीं पता कुछ भी। आपने ही कहा था कि कल घर दिखाऊंगा, इसलिए मैंने घबरा कर जल्दी से इसे जवाब दिया कि वो नाराज़ ही ना हो जाए। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? और मैं दिखा देता हूँ। अब ये घर तुम्हारा ही तो है। फिर इसने मुझे पूरा घर दिखाया। घर वाकई ही बहुत प्यारा था। मैंने जल्दी से पराठे और अंडा बनाया, साथ में चाय बनाकर इनको बुलाने चली गई। वो मुझे देखते ही एकदम खड़े हुए। फिर हमने नाश्ता किया। इस दौरान वो काफ़ी बातें भी कर चुके थे। तभी उन्होंने बताया कि मैंने इस दिन जब अपना चेहरा छुपाया था, मगर उन्होंने मुझे देख लिया था और पसंद भी कर लिया था। मेरे शोहर काफ़ी अच्छे साबित हुए थे। मेरे दिल में जितने भयानक खदशे थे इनको लेकर थे, वो सब ख़त्म हो गए थे। वो रोज़ मेरे लिए एक नए नए कपड़े लाते थे, साथ में मैं और भी चीज़ें लाते थे। जो जोड़ा एक बार पहन लिया वो दोबारा नहीं देखा था। वो कहते थे कि तुम बहुत ख़ास हो, इसीलिए तुम्हारा साफ सुथरा रहना भी ज़रूरी है। मैं इनकी बातें और हरकतें देखकर मुस्कुराती रहती थी और खुद पर रश्क करने लगती कि कितना चाहने वाला शोहर मिला है। शाम को जब वो घर आए तो मुझे एक शापर में स्ट्रॉबेरी दी और साथ नया सूट भी पकड़ा दिया। आज पूरा तुम ये स्ट्रॉबेरी खाओगी, इसे ख़त्म करोगी, ठीक है? ये तो बहुत सारी थी, मैं कैसे खा सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने हाँ कर दी। थोड़ी थोड़ी देर बाद खाती रहूंगी तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सूट देखकर मैं हैरान हुई थी। अभी ही तो नहा कर सूट पहना है। कल ही तो आपने नया सूट ला कर दिया था। अभी जाओ जाकर ये सूट पहनो। वो कल वाला जोड़ा है। मैं जो कहूँ तुम बस वैसे ही किया करो। तुम रोज़ एक नया जोड़ा पहनोगी, उन्होंने सख्ती से मुझे कहा था। मैं हैरान होती हुई वो जोड़ा लेकर तब्दील करने चली गई। जब बाहर आई तो शोहर ने पानी लाने को कहा। कमरे में पानी मौजूद था, लेकिन कहा कि बाहर से पानी लेकर आओ, ठंडा पानी पीना है मुझे। मैं खामोशी से चली गई, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि वो इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे थे। अगर एक सूट 2 बार पहन लिया तो क्या हो जाना था? पहले तो मैं 4-4 दिन एक ही सूट पहनती थी। अब क्या मसला है? क्या इनको मुझसे कोई बदबू आती है या कुछ और बात है? इन्हीं सोचों में जल्दी से पानी लेकर जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, शोहर जल्दी से मेरा वही जोड़ा जो मैंने उतार कर रखा था इसे लपेट कर एक शापर में डाल रहा था। गिलास इनकी तरफ बढ़ाया तो उन्होंने एक घूंट पानी पीकर वहीं रख दिया और शापर को साइड पर करते हुए मुझे अपने पास बुला लिया। देखो बेगम, मुझे नहीं पसंद कि तुम 2-2 दिन तक एक ही जोड़ा पहनो। मैं तुम्हें रोज़ नया सूट ला कर दूंगा। मेरा भी गुस्सा जायज़ है और मैं कोई गलत काम करने का तो नहीं कह रहा हूँ। सफाई तो निस्फ़ ईमान है। अब चलो, मेरी एक और बात सुनो। आज से बावर्ची खाने का सारा काम तुम खुद करोगी। अब तुम ही खाना बनाओगी। घर में हम सिर्फ 2 लोग हैं, लेकिन तुम्हें पता है मैं एक वक्त में 3 से 4 सालन पके हुए खाता हूँ। आज कौरमे के साथ तुम बिरयानी बना लेना और मीठे में खीर। शाम को क्या पकाना है
मैं आकर बताऊंगा। वो तो ये कह कर चले गए, लेकिन मैं परेशान हो गई। हम दो ही तो थे, इतना खाना बनाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अब मैं इनकार कैसे कर सकती थी? इसलिए मैंने जल्दी से खाना बनाया। खाना बनाते बनाते मुझे 3 घंटे लग गए। मैं पसीने से शराबूर हो गई थी। मैं नहाने का सोच रही थी कि मेरे शोहर आ गए। हमने साथ खाना खाया और वो वहीं बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे रात का खाना बनाने को कहा, मगर अब मेरा इरादा नहाने का था। लेकिन इनके खाने की लिस्ट सुनकर पहले खाना बनाने का सोचा। वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। कुर्सी लेकर मेरे पास ही बैठ गए। मैं काम के साथ साथ बार बार स्ट्रॉबेरी भी खा रही थी। शोहर की नज़रें मुझ पर ही थी। शाम के 6 बजे मैं फारूक हुई तो अब बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। मैं फ़ौरन कमरे में आई ताकि नहा सकूं, लेकिन बेड पर नया सूट देखकर मैंने जल्दी से वक्त पकड़ा और नहाने चली गई। इस वक्त सोचने का वक्त नहीं था मेरे पास। हालत ही कुछ ऐसी हो रही थी। मैं बाहर आई तो शोर भी नहाने चले गए। इसके बाद रात का खाना खाते ही हम सो गए। रात को अचानक कुछ खटके की आवाज़ से मेरी आंख खुली तो देखा शोहर मेरे वही कपड़े जो मैंने आज बदले थे, इनको एक थैले में डालकर बेड के नीचे रख रहे थे। अब मैं हैरानगी के साथ साथ परेशान भी रहने लगी थी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। जितना मैं इनको समझने लगी थी, मतलब ज़रूर कोई राज था जो वो छुपा रहे थे, लेकिन पूछने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। और वो मुझे अपने कामों में इतना उलझाए रखते कि मुझे होश ही न रहता। लेकिन एक अजीब बात जो इन 2 महीनों में मैंने नोट की थी कि एक बार भी उन्होंने मुझे गोश्त खाने के लिए नहीं दिया था। जब भी बिरयानी बनाती तो मुझे सख्ती से गोश्त खाने से मना करते, जिसकी वजह से मुझे कुछ और खाना पड़ता। पता नहीं कैसे इनको मेरी एक एक हरकत का पता चल जाता था। लेकिन इस बात की तस्दीक भी उन्होंने खुद ही कर दी कि सारे घर में कैमरे लगे हुए हैं ताकि कोई चोरी वगैरह ना हो सके। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं इनके किसी भी बात से इनकार करूं। वो तो सब देखते रहते होंगे। अब इनकी सब सख्तियों की वजह से अक्सर मेरे सर में दर्द रहने लगा था। और जब शोहर को सर दर्द कब आया तो वो सारे काम छोड़कर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मेरे इतने महंगे महंगे टेस्ट करवाए। मैंने मना भी किया, लेकिन वो ना माने। डॉक्टर ने भी कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन शोहर ने कहा कि तुम सभी टेस्ट करवा लो, मुझे तसल्ली हो जाएगी। मेरे सभी टेस्ट ठीक आए थे। इस दिन के बाद तो अगर मुझे सर में दर्द होता तो मैं शोहर को बताने की गलती ना करती, क्योंकि अब मैं जान गई थी कि वो मेरी छोटी छोटी सी चीज़ को भी लेकर परेशान हो जाता था। इस दौरान भी वो मुझे वर्जिश करवाता, कपड़े लाजमी तब्दील करवाता। हमारी शादी को अब 2 साल होने वाले थे। मेरा शोहर अब पहले से भी ज़्यादा अमीर हो गया था। काम वो इतना नहीं करता था। दिन में 2 से 3 ऑफिस के चक्कर लगाता था। पहले तो फिर भी दिन में एक जोड़ा तब्दील करने का कहता था, लेकिन अब दिन में 3 4 जोड़े मुझे बदलना पड़ते थे। मैं इस बात से तंग नहीं थी, क्योंकि मुझे आजकल पसीना ही इतना आता था कि लगता था अगर मैं जाकर ना नहाई तो ज़िंदा नहीं बचूंगी। लेकिन अब मैं सोच सोच कर ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। मेरी दवाइयों का ढेर मेरे पास लगा हुआ था, जो कि मैं रोज़ खाती थी। ये तो तब से शुरू हुआ था जब से सर्दियाँ आई थी। मैं सारा दिन घर का काम करती रहती और पसीना पानी की तरह बहता रहता। एक ही बार नहाने का सोचकर जब नहाती तो शोहर आकर हीटर चालू करके मुझे एक कमरे में बंद कर देता। जब मैं गर्मी से बेहोश होने लगती तो कहता कपड़े बदल लो, पसीने की बदबू आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं था, जब जब कपड़े तब्दील करती तब तक वो कोई न कोई फल ले आकर आता। कभी अंगूर, कभी आड़ू, कभी अमरूद तो कभी अनार। लोग इन सब चीज़ों के लिए तरसते हैं, और मैं ये सब कर कर के जहनी मरीज़ा बन चुकी थी। अब मैं सोचती थी कि इससे तो मेरा गांव अच्छा था। वहाँ मौजूद मट्टी का मकान अच्छा था। यहाँ काम करने के बाद ठंडी हवा सुकून देती थी, और यहाँ तो गर्मियों में भी गर्मियों का समा रहता था। मेरी तो अब बस हो चुकी थी। मुझे रोज़ कमरे में बंद करके हीटर चला दिया जाता। अब मैंने सोच लिया था कि शोहर की कोई बात नहीं मानूंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं दम घुटने से मर जाऊंगी। आज मैं कमरे में बंद हुई तो जानबूझकर हीटर खराब कर दिया, मगर मेरा शोहर उसी दिन नया हीटर ले आया। अब मैंने एक तरकीब सोची थी। शोहर जैसे ही काम पर गया, मैं बाजार जाकर एक कैमरे वाले आदमी को पकड़ लाई और इसे पैसे देकर घर के सारे कैमरे खराब करवा दिए। शोहर को पता भी ना चला, क्योंकि इनको अब यकीन था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन मुझे वो राज जानना था जिसकी वजह से मेरी हालत मरने वाली होती जा रही थी, और मेरा शोहर मुझे मरने भी ना देता था। अगले रोज़ मैंने अपने मैले कपड़ों की
जगह दूसरे कपड़े रख दिए थे। शोहर वो सूट लेकर रात को ही घर से निकल गया। मैंने इसका पीछा किया तो वो एक फैक्ट्री में दाखिल हुआ। वहाँ जाते हुए मेरे सूट को एक बड़ी सी मशीन में डाल दिया। इसके बाद न जाने क्या डाला था, मैं नहीं जानती थी। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक महलूल तैयार हुआ जो बहुत सी बोतलों में भरा जा रहा था। जब मैंने एक शीशी उठाकर सूंघी तो इसमें खुशबू थी। अब मुझे मामला कुछ समझ में आ रहा था। मैं एकदम से अपने शोहर के सामने चली गई। वो मुझे देखकर घबरा गया। डांट कर वहाँ से भेजना चाहता था क्योंकि वहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन मैं ना गई। इसे सच बताने का कहा, वरना इसे धमकी दी कि मैं इसे छोड़कर चली जाऊंगी या फिर अपनी जान ले लूंगी। ये सुनते ही शोहर परेशान हो गया था। इसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ कहूँगी। देखो बेगम, तुम मुझे छोड़कर ना जाना और मरने का सोचना भी मत। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तुम मेरे साथ अंदर कमरे में आओ। मेरे शोहर ने घड़घड़ाते हुए मुझसे दरख्वास्त की, लेकिन मैं ना मानी। बिल्कुल नहीं, यहाँ सबके सामने ही बात होगी, वरना मैं अभी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तब मेरे शोहर ने नादम होकर बोलना शुरू किया, सच तो ये है कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करना चाहता था। मैं अभी बहुत सा पैसा कमाना चाहता था। फिर मुझे इत्तेफाक से तुम मिली। तुमसे मुझे एक अजीब सी खुशबू आई। हालांकि वो गर्मियों के दिन थे और तुम्हारे बदन में से पसीना आ रहा था। मैं इस वक्त एक परफ्यूम फैक्ट्री में काम कर रहा था, मगर तुम्हारे पसीने की कुदरती ऐसी खुशबू थी जिसमें कुछ केमिकल मिलाकर एक परफ्यूम तैयार किया जा सकता था। तभी मैंने फैसला कर लिया कि तुमसे ही शादी करूँगा। फिर मैंने इस पर अमल भी किया। मैं रोज़ तुम्हें नए कपड़े पहनने को देता ताकि तुम्हें पसीना आए। इसके साथ तेज़ खुशबू वाले फल भी ले आता। मैं खुश था कि मेरा तजर्बा कामयाब हुआ है, और फिर मेरे तजर्बे से जो परफ्यूम बना था वो न सिर्फ यहाँ बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मकबूल हुआ था, जिसकी वजह से मुझे कामयाबी मिलती चली गई और मैं एक परफ्यूम फैक्ट्री का मालिक बन गया था। फिर सर्दी आ गई तो मेरे जहन में हीटर का ख्याल आया। जब सर्दी लगती तो मैं जानबूझकर तुम्हें कमरे में बंद कर देता। हर तरह से मेरा फ़ायदा हो रहा था और मैं बहुत खुश था। इस दिन तुम बीमार हुई तो मैं परेशान हो गया था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा सारा बिजनेस डूब जाएगा, और मैं खुद औलाद नहीं होने दे रहा था। अगर बच्चा हो जाता तो तुम भी मसरूफ़ रहती, मैं काम न करवा पाता। क्या पता बच्चे के बाद पसीने की खुशबू बदबू में बदल जाती। इसलिए मैं तुम्हें जूस में हमल ना होने की दुआ मिलाकर खिलाता रहा। और देखो, आज हम बहुत अमीर हैं। अब हम दोनों मिलकर ऐश करेंगे। अपने शोहर की बातें सुनकर तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था। मैंने इस वक्त तो इसकी बात मान ली, मगर बड़ी चालाकी से मैंने पुलिस बुलवा ली और एक अच्छी भली लड़की को शादी के बाद नफसियाती बनाने और कारोबार के लालच में इसे बच्चा रोकने के लिए दवा खिलाने के जुर्म में अपने शोहर को गिरफ्तार करवा दिया और खुला का नोटिस भी दे दिया। इस सब का मैंने अपने माँ बाप को ही कसूरवार कहा था, क्योंकि उन्होंने इस वक्त 5 लाख लेकर मेरी शादी इस आदमी से की थी, और ये बात मुझे अब पता चली थी। अदालत के ज़रिए मैंने खुला ले ली थी। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी थी। मेरे शोहर ने मेरी वजह से जितनी भी रकम कमाई थी अदालत के ज़रिए, वो सब मुझे मिल गई थी। मेरा शोहर ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका और वो जेल में हार्ट अटैक आने की वजह से फौत हो गया। आज मैं आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ।